आज हम आपका चैप्टर रीड कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, किस तरीके से हम अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, इंपोर्ट कितना रहा हमारा, एक्सपोर्ट कितना रहा। ठीक है, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। दूसरी बात कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके लिए हम कौन से साधन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एयरवेज का यूज़ करते हैं, सेकंड हम पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर अपने इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड 1950 टू 1951, ठीक है, कितना था, 1214 करोड़ था। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूँ, देखिए ये कुछ हज़ार की बात हो रही है, 1214 करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यदि मैं 2016 से 17 के बीच में अपना इंटरनेशनल ट्रेड देखूं तो मेरा कितना हो गया है, 44,29,762 करोड़ हो गया है। ठीक है, हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना परसेंट हमारा इंक्रीज़ हो गया है। जो ये हमारा इंक्रीज़ हुआ है इसके बहुत सारे रीज़न हैं। देयर आर numerous reasons for the sharp rise in the overseas trade, such as the momentum picked up by the manufacturing sector, the liberal policies of the government and the diversification of the markets। ठीक है, देखिए 1993 के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनको बढ़ावा मिले, इसलिए हमारे यहाँ पर ट्रेड बैरियर ज़्यादा लगे हुए थे। लेकिन 1993 के बाद हमारी कंट्री मोर लिबरल हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जो मात्रा है वो भी बढ़ गई। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट जो है वो काफ़ी मात्रा में फैल गई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। द नेचर ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ चेंज ओवर द ईयर। टेबल 11.1 आपको गिवन है, जिसमें इंडिया के ट्रेड का अकॉर्डिंग टू ईयर जितनी चेंजेस आई, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये कहता है यहाँ पर इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट है उसके वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं, इंक्रीज़ हुआ है। द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट कंटिन्यू टू बी हायर देन दैट ऑफ द एक्सपोर्ट। ये कहता है इम्पोर्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही होने लग रही है और ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, दिस फिगर इज़ गिवन इम्पोर्ट अबाउट एक्सपोर्ट। ठीक है, जो ये नीचे वाली लाइन आपको ड्रॉ कर रखी है, दिस इज़ एक्सपोर्ट एंड दिस इज़ इम्पोर्ट। आप देखिए एवरी ईयर जब भी हमने नोटिस किया 2012 एंड 13 टू 14, 14 टू 15 एंड अप टू 2017, जब भी हम कहीं भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हर बार क्या है, इम्पोर्ट है। ठीक है, जब एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट हो जाए तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यदि हमें अपना ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इम्पोर्ट कम होना चाहिए। क्लियर टू यू। अब देखिए आपकी 11.1 टेबल देखते हैं। 11.1 टेबल क्या कहती है, 2004-5 के अकॉर्डिंग आपको एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है। दोनों का डिफरेंसेस देखो तो माइनस में आएगा, बिकॉज इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस में जो वैल्यू आई 1,25,725 आई। देन आफ्टर यदि आप देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ हम देखें तो हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सिंगल भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ही हर सिचुएशन में हमारा ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो ट्रेड बैलेंस है वो कैसे आया, नेगेटिव आया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपको टेबल गिवन है 11.2 कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की यदि 10 थी, 10-11 में 9, फिर 12.6, 12.3, और मिनरल्स की देखिए 4.9, देन आफ्टर 4, 1.6 एंड 1.2।
9 डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, एक्सपोर्ट इसका डिक्रीज़ हो गया। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करें तो 67.4, 68, 72। यदि मैन्युफैक्चर्स गुड की मैं बात करती हूँ तो वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम की बात करूँ तो उसका एक्सपोर्ट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्लियर। देन आफ्टर अदर कमोडिटीज़ की बात करूँ तो अदर कमोडिटीज़ क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई अकॉर्डिंग टू ईयर्स, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे के टाइम पे गए तो इनका जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो गया, कम हो गया। द कंपोजिशन ऑफ कमोडिटीज़ इन द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन अंडरगोइंग ए चेंज ओवर द ईयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी हमारी कंपोजिशन है कमोडिटीज़ की वो क्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू ईयर्स, चेंज ओवर द ईयर्स। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, कृषि और कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन है, डिक्लाइन, ठीक है, इनके क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। वेयर एज द शेयर ऑफ पेट्रोलियम इन क्रूड प्रोडक्ट इन अदर कमोडिटीज़ हैव इंक्रीज्ड। द शेयर ऑफ और मिनरल्स की बात करें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करें, हैव लार्जली कांस्टेंट ओवर द ईयर 2009 to 10, 10 to 11, 15 to 16 एंड 16 to 17। द डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आइटम, जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनमें डिक्लाइन हो गया, इज़ लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कंपटीशन, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, उससे हमारा जो ट्रेडिशनल आइटम है उनका जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो गया। Amongst the agriculture product, there is a decline in the export of traditional items such as coffee वगैरह। though an increase has been registered, increase किस में हुआ है, फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, मराइन प्रोडक्ट्स हैं, एंड शुगर हैं, एट्सेट्रा। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकाउंटेड फॉर 73.6% of the total value of the export in 2016 to 17। ये कहता है कि यदि मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ तो एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। इट्स अबाउट 73.6%। इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। चाइना एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज़ are our major competitors. Gems and jewelry contributes a large share of India foreign trade। अब देखिए, चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन इंडिया इम्पोर्ट। अभी जो हमने देखा वो चेंजिंग पैटर्न देखा एक्सपोर्ट का, अब इम्पोर्ट का देख लेते हैं। इंडिया फेस सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। 1960 और जो 1950 का दशक था उस ड्यूरेशन में हमें फूड शॉर्टेज काफ़ी फेस करना पड़ा था। द मेजर आइटम ऑफ इम्पोर्ट एट द टाइम वॉज, उस टाइम पे जो हमने मुख्य रूप से इम्पोर्ट किया वो क्या था, फूड ग्रेन्स थे, कैपिटल गुड्स थी, मशीनरी थी और इक्विपमेंट थे। द बैलेंस ऑफ द पेमेंट वॉज एडवर्स एज इम्पोर्ट वर मोर देन द एक्सपोर्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये कहता है कि हमने काफ़ी कोशिश की कि हम इंपोर्ट के लिए हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसकी जगह हम किसी और सब्स्टिट्यूट को यूज़ करें। देन आफ्टर भी जो हमारा बैलेंस था ट्रेड के लिए वो एडवर्स रहा, बुरा रहा, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आए। क्यों आए, क्योंकि जो इंपोर्ट था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। आफ्टर 1970s 1970 के दशक के बाद फूड ग्रेन इंपोर्ट वॉज डिसकंटिन्यू। अब हमने फूड ग्रेन को इंपोर्ट करना, मंगवाना बंद कर दिया ड्यू टू द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति की सफलता की वजह से। हरित क्रांति किससे, अनाज से संबंधित थी, ठीक है, चावल और गेहूं की खेती की वजह से थी। तो जो हमारे यहाँ पर हमें क्राइसिस फेस करने पड़े थे फूड शॉर्टेज की, ठीक है, वो अब हमारी प्रॉब्लम जो थी वो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से शॉर्ट आउट हो गई। बट द एनर्जी क्राइसिस ऑफ द 1973 पुट्स द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम। ये कहता है एनर्जी क्राइसिस जो आए 1973 में, तो उस टाइम पे पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई एंड बजट वॉज ऑल्सो पोस्ट अप, और बजट ऊपर चला गया। फूड ग्रेन देखिए,
फूड ग्रेन इम्पोर्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फर्टिलाइज़र्स। अब हमें फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया था, तो फूड ग्रेन्स को जो रिप्लेस किया वो किसने किया? फर्टिलाइजर्स ने एंड पेट्रोलियम ने। मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडेबल ऑयल, केमिकल लार्जली मेक द इम्पोर्ट बास्केट। ठीक है, अब हमारे इम्पोर्ट बास्केट में क्या क्या आ गए? कुछ केमिकल्स आ गए, एडेबल ऑयल्स आ गए, स्पेशली स्टील की यदि हम बात करें, मशीन एंड इक्विपमेंट्स कुछ, एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम। फूड ग्रेन्स की जगह इन्होंने रिप्लेस ये जगह ले ली। अब देखिए 11.4 टेबल की हम बात करते हैं। 11.4 टेबल क्या कहती है? 11.4 टेबल में बेटा आपको जस्ट परसेंटेज में दे रखा है 2009-10 में, 10-11 में, 15-16 एंड 16-17 में। जैसे मैं फूड एंड एलाइड प्रोडक्ट्स की बात करूं 3.7, 2.9, देन आफ्टर इंक्रीज़ हो गया, फिर से इंक्रीज़ हो गया। कोल और पेट्रोलियम की बात करूं बेटा 33, 31। ठीक है, इंपोर्ट्स की बात हो रही है 25 एंड 26। फर्टिलाइजर्स 2.3, 1.9, 2.1, 1.3। ठीक है, ऐसे ही आपको और देख रखे हैं। इस टेबल से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे? टेबल 11.4 शोज दैट देयर इज ए स्टीप राइज इन इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये कहता है एकदम से जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। इट इज़ यूज्ड ओनली एज फ्यूल। ये कहता है यह सिर्फ एक फ्यूल के रूप में ही नहीं यूज़ होता बट ऑल्सो एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। यह एक कच्चे पदार्थ के रूप में भी उद्योगों में यूज़ होता है। इट इंडिकेट टेम्पो ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये किस वजह से हुआ था? जो उस टाइम पे औद्योगिकरण हुआ था एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो हमारे लिविंग का स्टैंडर्ड है वो बेटर हुआ। ठीक है, स्पोरेडिक प्राइस राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट इज़ अनदर रीज़न ऑफ द सेम। और दूसरा रीज़न क्या था? जो एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइस अप हो गए थे। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, गुड्स क्या है? वस्तुएं। ठीक है, मेंटेन a steady increase due to rising the demand in the export-oriented industrial and domestic sectors. Non-electrical machinery, transport equipment, manufacturers of metal and machine tools were the main item of the capital good. Capital goods के main items इन्होंने बता दिए हैं। Imports of food and allied product decline with a fall in import of edible oil. Other major item of India import include the pearls, semi-precious stones थे, gold थे and silver, metal ferrous ores थे, metal scrap, non-ferrous metal, electronic goods etc. The detail of Indian import of some principal commodities during the 2016 and 17 have been given in a table 11.5। क्लियर? 11.5 जो आपकी टेबल है इसमें क्या दिया गया है? इम्पोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज़, फर्टिलाइजर्स इन फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? एडिएबल ऑयल करोड़ रुपीज़ में दे रखा है कि कितना कितना हमने इम्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, एडिएबल ऑयल 73,048, प्लप एंड वेस्ट पेपर 6537। नॉन फेरस मेटल की बात करूँ तो यहाँ पर कितना है? 2,62,961। आयरन एंड स्टील 55,278 करोड़। पेट्रोलियम इन ऑयल लुब्रिकेंट्स 5,82,762 करोड़। ठीक है, ये आपको सभी का गिवंस है। फिर उसके बाद देखिए जो इंडिया का ट्रेड है वो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा इंडिया का ट्रेड कौन से कंटिनेंट के साथ कितना है। यूरोप के साथ 11-12 में देख लीजिए, फिर 16-17 में इंक्रीज़ हुआ। अफ्रीका के साथ ये आपका 2010-11 में, और ये आपका 2016-17 में। लातिन अमेरिका की यदि बात करूँ ये गिवन है आपको। एशिया एंड एशियंस कंट्री के बारे में आपको बताया है। अब हम बात करेंगे जो हमारा व्यापार सी के थ्रू होता है। ठीक है, सी के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू जो ट्रेड होता है उसके बारे में बात करेंगे। 1 बाय 1 हम एक एक पोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट। 12 मेजर पोर्ट्स में यदि मैं देखूँ, ठीक है,
तो जब हमें पार्टीशन हुआ तो हमारी जो 2 पोर्ट हैं वो एक हमारी पूर्वी बंगाल में चली गई और जो दूसरी पोर्ट है वो हमारी कहाँ चली गई, ये क्या नाम है, पाकिस्तान में चली गई, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान और उसे पूर्वी पाकिस्तान उस टाइम पे बोला जाता था। बाद में 1971 के बाद उसे बांग्लादेश के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो जो हमारी कराची पोर्ट थी बेटा वो पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान और चिटागोंग जो पोर्ट थी टू द रेस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से हम देखते हैं ये पाकिस्तान, यहाँ पर हमारी कराची पोर्ट चली गई। ठीक है, और उस टाइम पे मुंबई पोर्ट थी, कांडला पोर्ट नहीं थी। 1947 में कांडला पोर्ट नहीं थी, तो जो मुंबई पोर्ट है उस पर ये जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट हैं इनका वर्कलोड ज़्यादा हो गया, काम का जो भार है वो ज़्यादा आ गया। ठीक है, जिस वजह से हमें एक पोर्ट का और निर्माण करना पड़ा जिसे कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांडला पोर्ट की यदि मैं बात करूं तो कांडला पोर्ट के साथ ही एक पोर्ट का और निर्माण करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये जो राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, हरियाणा, पंजाब है, इनका जो ट्रेड है, ठीक है, बाय सी कहाँ से होता है, कांडला पोर्ट के थ्रू होता है। कांडला पोर्ट पे क्या हुआ, अब वर्कलोड यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया। फर्दर आगे इसका वर्कलोड कम करने के लिए एक पोर्ट का और निर्माण किया गया जिसे वादीनगर नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मुंबई की बात करते हैं। देखिए मुंबई पर भी काफ़ी वर्कलोड है, इसकी वजह से इसका वर्कलोड कम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक पोर्ट का और निर्माण किया गया बिल्कुल इसके नज़दीक ही, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी जगह पे है, नावा शेवा जगह पर यह स्थित है। अब यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ हमारा छोटा सा स्टेट है जिसे गोवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे छोटा स्टेट की यदि हम बात करें तो वो गोवा है, और गोवा के अंदर जो हमारी पोर्ट है उसे मार्मा गोवा के नाम से जाना जाता है। और मार्मा गोवा पोर्ट से मेनली आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर आयरन ओर के काफ़ी सोर्स हैं और इसके नज़दीक गोवा पोर्ट, गोवा जो स्टेट है वो लगता है, और दूसरा कर्नाटका में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है, न्यू मंगलोर या मंगलोर के नाम से भी इसे आप जानते हैं। यहाँ से भी मेनली आयरन ओर का ही एक्सपोर्ट होता है। क्लियर टू यू। अब उसके बाद केरला पोर्ट की यदि मैं बात करूँ तो केरला पोर्ट में हमारी कौन सी वो है, कोची पोर्ट है। ठीक है, जिसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो ये हमारा सी है, ये सारा ये कौन सा सी है, अरेबियन सी है, इसलिए कोची को क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल पोर्ट ये चेन्नई है। चेन्नई जो पोर्ट है, ठीक है, चेन्नई पोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए यहाँ एक एनोर पोर्ट बनाई गई, एनोर पोर्ट, और नीचे की तरफ ये तूतीकोरिन पोर्ट है। क्लियर। विशाखापट्टनम पोर्ट ये हमारा पूरा कंप्लीट आंध्र प्रदेश स्टेट है। यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट का निर्माण किया गया। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, ठीक है, ये जो वर्कलोड सारा जो काम है वो कौन से स्टेट इससे संबंधित है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जितना है वो सारा विशाखापट्टनम के थ्रू होता है। देखिए पाराद्वीप पोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको भी पता है। कोल माइंस की मैं बात करूँ, ठीक है, आयरन ओर की, मैग्नीज की, इनकी मैं बात करती हूँ तो वो ज़्यादातर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के अंदर ही सिचुएटेड हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी व्यापार होता है। कोलकाता पोर्ट अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश रूल, जब कॉलोनियल रूल की मैं बात करती हूँ तो उस टाइम पे 2 पोर्ट थी, एक मुंबई पोर्ट एंड सेकेंड इज कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए कौन सी है, हल्दिया पोर्ट है। क्लियर। ये मैंने आपको कंप्लीट मैप के थ्रू बता दिया है कि आपकी कौन कौन सी पोर्ट हैं। अब जो बात आती है वो हम बात करेंगे कि इनकी जो अक्षेत्र है, एरिया है, वो कितना है, कब कितनी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक है, एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए मेजर पोर्ट टू केटर द नीड ऑफ वेस्टर्न इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री।
मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट है उनकी वर्क को कैटर करती हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे? हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश। इनकी बात करूँ तो कांडला पोर्ट से इनका ट्रेड होता है। एंड ऑल्सो रिड्यूस द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट, और इसने मुंबई पोर्ट का प्रेशर को कम कर दिया है। द पोर्ट इज स्पेशली डिज़ाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स। ये कहता है इस पोर्ट का जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया वो किस चीज़ के लिए किया गया कि वो लार्ज क्वांटिटी में पेट्रोलियम इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स के लिए किया गया। द ऑफशोर टर्मिनल एट द वादीनार हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ कांडला पोर्ट। ये कहता है अंदर की तरफ अपतटीय जिसे आप बोलते हैं ऑफशोर वादी नार पोर्ट का भी निर्माण किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? मुंबई। मुंबई इज़ ए नेचुरल हार्बर, प्राकृतिक पोर्ट है एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री एंड द पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर to the journal route from the countries of Middle East, Mediterranean countries, North Africa, North America, Europe, where the major share of the country over trade is carried out. ये कहता है the port is 20 km long and 6 to 10 km wide and 54 berth and has the largest oil terminal. MP, Maharashtra, Gujarat, UP and the part of Rajasthan constitute the main hinterland of the Mumbai port. अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बता दिया था मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किस लिए किया गया था। मार्म गोवा की बात करते हैं। सिचुएटेड एट द इंस्टेंस ऑफ जोहरी एश्योरी पे नेचुरल हार्बर है। इट गेन सिग्निफिकेंस आफ्टर 1961 टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान। जब आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए किसे हैंडल कर दी गई? जापान को हैंडल कर दी गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे ये आपके महाराष्ट्र रोहा से लेकर गोवा तक स्थित है। ठीक है, एक्सटेंडेड टू द हिंटरलैंड कर्नाटका, गोवा एंड साउदर्न महाराष्ट्र। न्यू मंगलोर पोर्ट ये कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, देखिए ये सभी पोर्ट के रिलेटेड मैंने आपको करवा दिया है। कोची पोर्ट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। देन आफ्टर कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज़ लोकेटेड एट द हुगली रिवर। आपसे पूछा जा सकता है हुगली रिवर पर कौन सी पोर्ट सिचुएटेड है? तो कौन सी है? कोलकाता पोर्ट। एरिया कितना है? 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइक द मुंबई पोर्ट द पोर्ट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। ये किसके द्वारा डेवलप की गई? ब्रिटिश के द्वारा। जैसे मुंबई पोर्ट को ब्रिटिश ने डेवलप किया इसी तरीके से कोलकाता पोर्ट को भी ब्रिटिश ने डेवलप किया। इसकी जो इनिशियल एडवांटेज बीइंग कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी जो शुरुआती जो इसका लाभ था, प्रॉफिट था, एडवांटेज थी, वो क्या थी? ये ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। द पोर्ट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस कंसिडरेबली ऑन अकाउंट of diversion of export to other ports such as विशाखापट्टनम, पारादीप एंड सैटेलाइट पोर्ट हल्दिया। ठीक है, सैटेलाइट पोर्ट कौन सी है? हल्दिया, जो वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस कब हो गई? जब और पोर्ट जो इसके साथ वाली ईस्टर्न पोर्ट उनकी फॉर्मेशन हो गई, लाइक एस विशाखापट्टनम, पारादीप। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड पारादीप इन ओडिशा। ठीक है, हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द कोलकाता and it has been constructed to reduce the congestion at Kolkata port. ठीक है, it handles bulk cargo like iron ore, coal, petroleum products and fertilizers, jute products, cotton and cotton yarn. पारादीप पोर्ट, पारादीप कहाँ पर है? महानदी डेल्टा के वहाँ पर, अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द कटक। इट इज़ द डीपेस्ट हार्बर, सबसे गहरी पोर्ट है ये। ठीक है, शूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल। इट हैज़ बीन डेवलप मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट आयरन और कहाँ से? उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। ठीक है, विशाखापट्टनम इन द आंध्र प्रदेश इज ए लैंड लॉक हार्बर कनेक्टेड टू द सी बाय ए चैनल कट थ्रू द सॉलिड रॉक एंड सैंड. An outer harbour has been developed for the handling iron ore, petroleum and general cargo. Chennai port. Chennai port is one of the oldest port on the eastern coast. It is an artificial harbour built in 1859. ओल्डेस्ट पोर्ट है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की है। कब बनाई गई? 1859 के अंदर बनाई गई। बिकॉज ऑफ सैलो वाटर्स नियर द कोस्ट द तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर इट्स मेन हिट। एन्नोर का निर्माण कब किया गया? तमिलनाडु का वर्कलोड कम करने के लिए। कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर ऑफ द चेन्नई
north of the Chennai to relieve the pressure at the Chennai port. Tuticorin was also developed to relieve the pressure of Chennai port. It is cargo including coal, salt, food, grains, edibles, oil, sugar, chemical. देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए एयरपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो एयरपोर्ट से हम बल्कि मटेरियल्स जो हैं उनका ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि मटेरियल्स हम अपने पोर्ट्स के थ्रू ही कर सकते हैं। एयरपोर्ट से हमें क्या बेनिफिट है, एयरपोर्ट से यदि हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है, टाइम की सेविंग, ठीक है। और वैसे यदि हम देखें तो जो हमारा एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेड है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। फिर भी उसके बाद भी हमारे यहाँ पर 25 मेजर एयरपोर्ट है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कलकत्ता, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर एंड कन्नौज, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर आपके ये पोर्ट ही हैं, ठीक है। और ये मैप कर लेना, क्योंकि मैप जो है पेपर में आपसे कोई ना कोई फिल करवा सकता है या इससे संबंधित कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।